नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम शुरुआत के टाइप में बेसिक लेवल के प्रश्न करवाएंगे और जो लास्ट की टाइप होगी उसमें एडवांस लेवल। प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी बताना चाहेंगे, आपको वो याद होनी चाहिए। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी कि आप नोट कर लीजिएगा। विषम संख्याएं। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। दोनों क्या अंतर है? विषम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, और सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे देख लो आप, जैसे एक है दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, तीन है दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, पांच है दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, सात है नहीं हो रहा, यानी कि एक तीन पाँच सात ये सब क्या है? विषम संख्या है। और जैसे दो है ये दो से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, चार है ये भी हो रहा है, छह है ये भी हो रहा है, तो ये सब क्या है? सम संख्या है। प्राकृत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो जीरो से नहीं, जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ये जो चिन्ह है अनंत का, इसे अनंत बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं उस संख्या का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें एक स्वयं उस संख्या का और अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाता है। फिर से दोहराएंगे। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित नहीं होती, यानी कि दो का पूरी तरह भाग ना जाए। सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें दो को पूरी तरह भाग चल जाए। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो एक से स्टार्ट और अनंत तक जाए। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक का और स्वयं उस संख्या का ही भाग जाता हो। जैसे दो है, दो में एक का भाग जा रहा है और इस संख्या यानी कि दो का ही भाग जा रहा है और किसी का भाग नहीं जाएगा। जैसे अब तीन है, तीन में एक का भाग भी चल जाएगा और तीन का भी भाग चल जाएगा, यानी कि और किसी संख्या का भाग अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब पांच है, पांच में एक का भाग चल जाएगा और पांच का भी चल जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं। अगला, अब भाज्य संख्याएं जैसे चार है, चार में एक का भाग भी चले जाएगा, दो का भी चले जाएगा और चार का भी चले जाएगा। अब जैसे छह है, छह में एक का भी चले जाएगा, छह का भी चले जाएगा और चार का भी चले जाएगा। चार यहाँ क्या है? अन्य संख्या, और यहाँ दो क्या है? अन्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक का स्वयं का अन्य संख्या का भी भाग चले जाता है वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं, और जिनमें एक का और स्वयं उस संख्या का ही भाग जाता हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो ये एक सामान्य जानकारी है, ये सभी को होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप नोट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट।
टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट के जब पहला प्रश्न हम देखेंगे तो देखने में ऐसा लग रहा है n3 माइनस n n माइनस 2 क्या संख्या दे रखी है। देखने में जैसे ही देखेंगे तो ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें किसी भी प्रश्न से डरना नहीं है। देखो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो n3 माइनस n यानी कि n³ माइनस n कोष्टक में बंद है गुणा में n माइनस 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n कोई 2 से बड़ी संख्या है। देखो 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है। अब देखो, अब यहाँ सीधा से इसने कह रखा है कि 2 से बड़ी कोई संख्या है। अब 2 से बड़ी तो हम कुछ भी ले सकते हैं। हम मान लेंगे n बराबर 3 है, यानी कि n बराबर हमने 3 मान लिया। जैसे हमने मान लिया n बराबर 3। जब हमने n बराबर 3 माना है, n बराबर 3, जब n बराबर 3 माना तो 3 यहाँ लिखेंगे कोष्टक में, 3 की घात 3 माइनस 3 कोष्टक बंद कोष्टक चालू 3 माइनस 2 कोष्टक बंद। जब इसको हम हल करेंगे, n बराबर 3 माना है हमने, ध्यान से देखिए। जब इसको हल करेंगे तो 3 का क्यूब क्या आ जाएगा 27 और माइनस 3 ये बंद हो गया और इस 3 में से 2 गया तो 1, तो 27 में से 3 गया तो यहाँ क्या बच गया 24 और इधर क्या बच गया 1, यानी कि 24 गुणा में 1। जब कोई दो कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो इसका मतलब है वो दोनों कोष्टक आपस में गुणा होंगे। तो इसका मतलब जब हमने n बराबर 3 रखा है तो हमारे पास इस जो ऊपर समीकरण दे रखा है उसका मान क्या आ गया 24। अब हम देखते हैं n बराबर और कोई संख्या रख देते हैं, यानी कि 4 रख देते हैं, यानी कि हम रख देंगे n बराबर 4। 4 जब रखेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 4 4 माइनस 2। जब इसको हल करेंगे तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 गया तो 60 और ये कोष्टक बंद और इधर कोष्टक में 4 में से 2 गया तो 2, यानी कि कितना आ गया 60 गुणा हम 2 करेंगे तो 120। जब हमने 3 रखा है, जब हमारे पास हल आया इसका 24, जब हमने 4 रखा है तो इसका हल आया 120। अब ऑप्शन में हमारे पास दे रखे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इस समीकरण को पूरी तरह विभाजित करेगी। अब बड़ी से बड़ी हमारे पास क्या आई है, बड़ी से बड़ी 24 आई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 24। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर से बताऊं क्या एक बार, चलो फिर से बता देता हैं इस प्रश्न को। कोई समीकरण दे रखा है और उसमें सीधा सा बोल रखा है कि n कोई 2 से बड़ी प्राकृत संख्या है, यानी कि n का मान हम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा रख सकते हैं। जब हमने 2 से ज्यादा 3 रखा तो हमारे पास समीकरण का मान क्या आया 24 और जब हमने 4 रखा तो हमारे पास समीकरण का मान आया 120। अब प्रश्न में ये कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित करेगी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। अब बड़ी से बड़ी देखो, अगर हम बड़ी से बड़ी 120 रख दें तो 120 24 को पूर्णतः विभाजित नहीं कर सकती ना, इसलिए यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या 24 ही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो n4 + 6n³ + 11n² + 6n + 24 पूर्णतः विभाजित करें। अब देखो यहाँ पे हमें n का कोई भी मान नहीं दे रखा कि 2 से बड़ा है छोटा है या क्या है, कुछ नहीं दे रखा। हमें केवल सीधा सा ये पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इसको पूरी तरह व्यंजक को पूरी तरह विभाजित करे। तो अब हम कोई भी मान रख सकते हैं,
ध्यान रखिए ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी व्यंजक में या जब हम मान रखें तो ऐसा मान रखें कि उसको जब हल करें यानी कि इस पूरे व्यंजक का मान 0 नहीं हो जाए, इसका मान 0 नहीं हो जाए, ऐसा मान हम रखें। मान लो हम n बराबर 1 रख लेते हैं, तो 1 रखने पर यहाँ 1 की घात 4 प्लस 6 गुणा में n 1 की घात 3 प्लस 11 गुणा में 1 की घात 2 प्लस 6 गुणा में 1 प्लस 24। तो इसको जो 1 पे तो आप चाहे कितनी भी घात लगा दो उसका मान 1 ही रहेगा। यहाँ पे 6 गुणा में 1 करेंगे तो 6 प्लस 11 गुणा में 1 करेंगे तो 11 प्लस 6 गुणा में 1 करेंगे तो 6 प्लस क्या आ जाएगा 24। जब इसको हल करेंगे तो 6 एक 7, 7 11 18, 18 6 24, 24 और 24 48, यानी कि इस पूरे व्यंजक का मान क्या आया है हमारे पास 48। अगर हम 1 नहीं रख के n बराबर मान लो 2 रख लेते हैं, n बराबर 2 रख लेते हैं मान लो, तो देखो ये कितना 2 की घात 4 प्लस 6 गुणा में 2 की घात 3 प्लस 11 गुणा में 2 की घात 2 प्लस 6 गुणा में 2 प्लस 24। 2 की घात 4 करने पर 16 आ जाएगा, और यहाँ 2 की घात 3 करने पर 8 आ जाएगा। 8 गुणा हम 6 करेंगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ पे 4 गुणा में 11 करेंगे तो 44 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 24 आ जाएगा। जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 16 और 48 64, 64 और 44 कितने हो रहे हैं 64, 44, 12 और 24। इन सबको जोड़ेंगे तो 4 4 8 तो 10, 10 4 14, सिलाई 1 2 1 3, 3 1 4, 4 4 8, 8 और 6 14, यानी कि 144। जब हम n बराबर 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 144। अब बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी होनी चाहिए जो जिसमें 48 को भी विभाजित करे वो और 144 को भी विभाजित करे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 48, इस 48 को विभाजित करेगी और इसे भी करेगी, 144 को 3 बार करेगी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 48। तो n का मान यहाँ सीधा सा 1 रख लो, सबसे बढ़िया तरीका है, ताकि आगे की दिक्कत ही नहीं हो। 1 रखो, क्योंकि जितना बड़ा मान रखेंगे हल करने में उतनी दिक्कत होगी। अगर हम यहाँ n बराबर 10 रखेंगे, 20 रखेंगे, कुछ भी रख देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए छोटा से छोटा मान रखो। तो n बराबर 1 रख लो। अगला प्रश्न देखते हैं। n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की घात 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या रहेगा। देखो मैंने आपको बताया है कि ऐसा मान रखो जिससे हमें हल करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे हम n का मान 1 रख लेंगे, ठीक है। तो जब 1 रखेंगे तो 3 की घात 2 गुणा में 1, क्योंकि 2 ही हो जाएगा, प्लस 9 गुणा में 1 प्लस 5। जब इसको हल करा है तो 3 की घात 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणा में 1 करने पे तो 2 ही आता है, तो ये 9 आ जाएगा, प्लस ये 9 रहेगा, प्लस 5 रहेगा। इसको जब पूरे का मान क्या आ जाएगा 18 और 5 23। अब ये कह रहा है कि इसको 3 से भाग दिए जाने पर शेष क्या रहेगा। जब हम 23 में 3 का भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा
7 बार चल जाएगा और 2 शेष आ जाएगा। भाग दे के बताएं क्या? चलो ठीक है, बता देते हैं। 3 का जब भाग दिया तो 7 बार चले गया, तो भागफल क्या आ गया? 7। शेषफल क्या आ गया? 3 में से 1 गया तो 2। प्रश्न में क्या पूछा है कि शेष क्या रहेगा? शेषफल पूछा है, तो क्या रहेगा? शेष 2। तो उत्तर क्या आ गया हमारा? बी। अगला प्रश्न एक बार फिर बताऊं, ठीक है। यहाँ पूछा n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की घात 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा? मैंने आपको एक बात बताई है कि n का ऐसा मान रखो छोटा से छोटा जो आपको हल करने में दिक्कत नहीं हो। तो हमने n का छोटा से छोटा मान क्या रख लिया? 1। मैंने एक बात और बताई थी कि n का मान कभी भी ऐसी संख्या मत रखना जिससे ये इस पूरे समीकरण का इसका मान 0 हो जाए। तो 0 आप रखो ही मत n का मान, ठीक है। 1 रखो, जहां तक अगर संभावना हो तो 1 रखो, करने में बहुत आसानी रहेगी आपको। जब हमने 1 रखा n का मान तो इसका पूरे का मान क्या आ गया हमारा? 23। तो इसमें जब 3 का भाग दे रहा है तो 23 में 3 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 2। अगला प्रश्न, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? देखो दोस्तों, यहाँ पे आप सीधा से, क्योंकि हमें यहाँ संख्या नहीं बता रखी उसने, इसलिए हम कुछ भी मान सकते हैं कि हम मान सकते हैं कि वह संख्या 9 थी, मान लो। क्योंकि जब 9 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 3, है ना। मान सकते हैं हम लोग, कोई भी ऐसी संख्या मान सकते हैं जिसमें 6 का भाग देने पर शेष 3 बचता हो। तो हम छोटी से छोटी मानेंगे ना, हम क्यों अपने क्वेश्चन को बड़ा करें? हम छोटी से छोटी संख्या मानेंगे। मान लो संख्या 9 है, क्योंकि 9 में जब हम 6 का भाग दे रहे हैं तो हमारे पास 3 शेष बच रहा है। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि उसी संख्या का वर्ग करने पर 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? अब जैसे 9 का हमने जब वर्ग करा तो क्या आ जाएगा? 81। तो 81 में जब हम 6 का भाग देकर देखेंगे तो क्या शेष आ जाएगा? 6 कम 6, यहाँ 2 शेष हो गया, यहाँ 1 उतार लिया तो 6 तिया 18, 3 शेष बच गया। क्या शेष बच गया? यानी कि उस संख्या के वर्ग में भी जब हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा? 3। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 3। हम ऐसी संख्या माने जो इसमें दे नहीं रखा कि कौन सी संख्या है, क्या है, तो हम छोटी से छोटी संख्या मानेंगे। हम मान लेंगे वो संख्या 9 है, तो 9 में हम जब 6 का भाग देंगे तो 3 शेष आ रहा है। बात सेटिस्फाई हो रही है प्रश्न की। अब आगे बोल रहा है कि उसके वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा? तो हम 9 के वर्ग कर देंगे तो 9 का वर्ग क्या आ जाएगा? 81। दूसरी बात एक और है, यहाँ पे हम सीधा सा देख सकते हैं कि जब संख्या का वर्ग हो रहा है तो शेषफल का भी वर्ग होगा। तो यानी कि आगे वर्ग करना है अलग तरीका है, वहां चाहे कंफ्यूजन मत हो। अगर पहले वाला ही सबसे आसान तरीका रहेगा, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है और उसे भूलोगे नहीं आप कभी भी, तो पहले वाला ही रखना। लेकिन जैसे कुछ एडवांस जाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जब शेषफल भी 3 है और जब संख्या का वर्ग करवा रहा है तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि 3 का भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि शेषफल भी अब वर्ग में बचेगा, यानी कि 9 बचेगा। तो जब 6 का भाग 2 आ रहा है तो सीधा हम 9 में हम 6 का भाग देकर देख लेंगे तो शेष क्या बचेगा? 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा? देखो, मैंने कहा था कि ऐसी संख्या मानो छोटी से छोटी। अब हम मान लेंगे वो संख्या 8 थी, 8 को जब 5 से विभाजित कर रहे हैं तो 3 बच रहा है शेषफल। अब आगे कह रहा है कि उस संख्या के वर्ग को, तो हमने 8 के वर्ग को विभाजित कर दिया। 8 का वर्ग क्या है? 64, और 64 में जब 5 का भाग दिया तो शेष क्या आ गया? 4। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 4।
ध्यान रखिएगा, हमें छोटी से छोटी संख्या माननी है, अगर बड़ी मानेंगे तो हमें ही दिक्कत होगी, ठीक है। और जो थोड़ा एक्स्ट्रा देखना चाह रहे हैं उनको देखो, जब संख्या का वर्ग करेंगे तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, यानी कि 9। तो 9 में हम जब 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 4, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर का। किसी संख्या n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है, यदि 2n को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या है। हमने बताया था कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या मानेंगे, हम मान लेंगे वो संख्या 10 है, क्योंकि जब 10 में हम 6 का भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है ना। तो आगे कह रहा है प्रश्न में कि 2n यानी कि उस संख्या को 2 से गुणा करना है, यानी कि 10 गुणा में 2 बराबर 20। तो अब जब उसको दोबारा भी 6 से विभाजित कर रहे हैं, तो जब 20 को हम 6 से विभाजित करेंगे तो क्या शेष आ जाएगा, 2, क्योंकि 6 18 और 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो हमें क्या, इन सब प्रश्नों में एक छोटी सी बात याद रखना कि छोटी से छोटी संख्या माननी है हमें, और कुछ नहीं है। बहुत आसान प्रश्न है, देखने में ऐसे लगता है कि क्या प्रश्न पूछ लिया, ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा देखना चाह रहे थे उन्हें बता रहा हूँ कि जब संख्या को 2 से गुणा कर रहा है तो शेषफल को भी 2 से गुणा करेंगे, तो 4, शेषफल 4 आ रहा था पहले, तो 8 आ जाएगा। जब 8 में हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2। तो उत्तर क्या आएगा हमारा, 2। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। किसी संख्या n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, यदि 2n को 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या है। देखो n को 4, हम ऐसी संख्या मानेंगे कि 4 से भाग देने पर 3 शेष बचता हो, तो ऐसी संख्या हमें छोटी से छोटी ऐसी संख्या 7 है, क्योंकि 7 में जब 4 का भाग देंगे हमें तो 3 शेष बचेगा। अब आगे प्रश्न बोल रहा है कि 2n को 4 से, यानी कि n वो संख्या है और 2n का मतलब उस संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 7 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, और 14 को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, और जब 12 में से 14 में से 12 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 शेषफल। एडवांस देख रहे हैं वो देख लो कि शेषफल पहले 3 था, जब संख्या को गुणा 2 करेंगे तो शेषफल भी गुणा में 2 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 को जब भाग देंगे 4 से तो क्या बच जाएगा, तो इसका उत्तर क्या है, 2। बार बार कह रहा हूँ कि छोटी से छोटी संख्या माननी है। ये प्रश्न देखने में अजीब लगते हैं लेकिन है बहुत आसान है, समझने का फर्क है बस। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक को m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाजित होगा। देखो m तथा n दोनों ही क्या है, धनात्मक पूर्णांक, और m में से n घटाएंगे तो एक सम संख्या बचनी चाहिए। तो m और n का मान हम ऐसा मानना है कि m में से जब n घटाएंगे तो एक सम संख्या बचनी चाहिए, यानी कि हम m का मान अगर 3 मान लें और n का मान 1 मान लें तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। एक सम संख्या बच रही है, इस बात को यहाँ सेटिस्फाई कर रही है ना, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके द्वारा विभाजित होगा, यानी कि m हमने क्या माना था, 3 का स्क्वायर माइनस n क्या माना था, 1 का स्क्वायर। तो 9 में से 1 गया तो क्या बच गया, 8। अब देखो एक और मान रख लेते हैं, m माइनस n एक सम संख्या है, तो m का मान हम 4 रख सकते हैं और n का मान 2 रख सकते हैं। m माइनस n करेंगे तो एक सम संख्या बचेगी, 4 में से 2 घटाएंगे 2। अब ये m स्क्वायर करने पर, यानी कि 4 का स्क्वायर करने पर माइनस n स्क्वायर 2 का स्क्वायर करने पर 16 में से 4 गया तो 12। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास आया था 8, सेकंड में आया 12। तो ऐसी संख्या
यानी कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे ये हमेशा यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा विभाजित हो। तो ऐसे देखो 8 और 12, अब ऐसी संख्या 8 भी नहीं है क्योंकि 8 से तो केवल ये विभाजित होगा, ये नहीं होगा, जबकि ये मान यहाँ सेटिस्फाई होना चाहिए कोई भी रखने पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी संख्या 4 होगी क्योंकि 4 से ये 8 विभाजित हो जाएगा और ये 12, तो ऐसी संख्या क्या होगी 4। यहाँ पे दे रखा है m माइनस n एक सम संख्या है, ठीक है। अगला देखते हैं 9 नंबर का। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो n³ माइनस n जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है के रूप को प्रत्येक संख्या को पुनर्निर्मित करें। अब देखो n का मान हमें ऐसा रखना है। अब n बराबर यहाँ हम 1 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसा मान कभी नहीं रखना जिससे व्यंजक का यानी कि इसका प्रश्न का मान ही 0 हो जाए। तो हम n बराबर ऐसी संख्या नहीं रखेंगे, तो हम 1 नहीं रखेंगे, चलो 2 रख के देखते हैं। n बराबर 2 रखेंगे, तो n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2 कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6। अगर n बराबर हम 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 3 कितना आ गया 24। अगर n बराबर हम 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब माइनस 4 कितना आएगा 60। देखो फर्स्ट कंडीशन में 6 है, सेकंड में 24 है, थर्ड में 60 है। अब ये कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित करें, ऐसी कौन सी संख्या है। देखो अगर हम 12 रखेंगे तो 12 से ये पहली कंडीशन में विभाजित नहीं होगी। अगर 3 रखेंगे तो 3 से देखो ये सभी में 3 का भागीदार है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, इन सब में 6, तो उत्तर क्या है हमारा 6। ध्यान रखना है बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है जो इन सबको विभाजित कर सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अगले टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद आपको, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। मुझे विश्वास है एक दिन आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे मैथ्स में, बस ध्यान से देखो, ठीक है। थैंक यू।